रूपा भाटी मैम का स्वागत है टीआरएस में। मुझे आज तक लगा था कि ज्योतिष मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी तो है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी पहले है। अगर किसी व्यक्ति को वेल वर्स्ड होना है वेदर्स में तो फिर मालूम होना चाहिए। जो इन सबको जानता है वही वेद के रहस्यों को भी समझ सकता। वाह। एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग ऋग्वेद कब लिखा गया था? गोज अराउंड 220 years ago। ऋग्वेद संस्कृत में बोली गई है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। दैट इज ये भाषा, ये संस्कृत की संस्कृत है। संस्कृत की संस्कृत है। वाह। वहीं से फिर अविस्ता के लैंग्वेज निकले, ग्रीक निकला। आप कोई भी भाषा में चले जाइए। फिलिस्तीन उठा लीजिए, चलिए। फिलिस्तीन का पुराना नाम क्या है? पलस्तु। पैलेस्टीन, फिलिस्तीन, पलस्तु। वाह वाह। ओके। सोन रिवर जो है पाकिस्तान के साइड में, तो वहाँ पे भी 8 लाख साल पहले सभ्यता थी। स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। सो जो लोग ये कहते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम के जो लोग हैं वो शायद एक दूसरे के साथ बात नहीं करते होंगे, ऑल फॉल्स। आज हम बिग बैंग बोलते हैं, वो उस समय भी वो सोच रहे थे, खोज रहे थे कि हम यहाँ आए कैसे। एंड इवन सन इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज सेड इन ऋग्वेद। वाह। एच हैप्लोग्रुप जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इन सदर्न इंडिया, लेकिन द ट्रेसेस कैन बी फाउंड टिल स्पेन। उफ। 75,000 ईयर एगो जो लोग हैं वो देख रहे थे कि कहाँ पे जानवर अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो सिर्फ जानवर ही खा रहे थे। ऋग्वेद में भी वही उल्लेख है कि हर कोई नॉनवेज था। स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद का एक मंत्र जिसमें ट्विन रिवर थी यमुना, लेकिन यमुना नदी तो आपको अभी एक ही दिखती है। यम एंड यमिनी जो शब्द है वो जब ऋग्वेद में आया तो ऋग्वेद में आया कि यम की डेथ हो गई है, तो दैट मीन्स दैट रिवर हैज गॉन अवे। नाउ ओनली वन रिमेन्स, यमुना, द फीमेल वन। ये नाम ही यमी क्यों पड़ा? जेमिनाई वो क्यों है? यमुना 700 से ज्यादा पॉडकास्ट करे हैं मैम। आप जैसे गेस्ट साल में एक ही बार मिलते हैं। दोस्तों, ये वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ द ईयर है, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट अपलोड हो चुके हैं भारतीय कल्चर को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, पर किसी ने भी ऋग्वेद की बातें ज़्यादा नहीं करी है। भारत के असली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करी है। जो इतिहास रामायण के भी पार है उसकी बात नहीं करी है। संस्कृत के पहले की दुनिया, ऋषिज के ओरिजिन्स और भारत की एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपका स्वागत है, क्योंकि आज की गेस्ट रूपा भाटी मैम को आप कभी नहीं भूलोगे। ये है इस वाले एपिसोड का पावर। अगर आप में से किसी ने भी हमारे नीलेश ओक के एपिसोड देखे हुए हैं, ट्रस्ट मी, ये वाला एपिसोड बिल्कुल उसी कैटेगरी में फिट हो जाता है और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के स्पेशल से। इट्स रूपा भाटी मैम ऑन TRS। रूपा भाटी मैम का स्वागत है TRS में। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद है आपको। नमस्ते मैम। भारत की जो एंशिएंट विद्याएं हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूब की वजह से, पॉडकास्ट की वजह से, TRS की वजह से अब फिर से मेन स्ट्रीम बन रही है। लोग जान रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। बिल्कुल। लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी को शायद नहीं जानते। पर अगर हम रामायण, महाभारत, वेद की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है इन तीनों में। हम इन तीन को जानते हैं पर एस्ट्रोनॉमी को नहीं जानते। तो पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत फिर से आपके इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया और उत्तर भी उसी में ही है। लेकिन जो जैसे आपने वेद कहा, तो वेद का अर्थ ही ये हुआ कि वेद के साथ वेदांग जुड़े हुए हैं। और वेदांग में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वेदांग ज्योतिष। षड अंग होते हैं, यानी कि वेद के 6 अंग होते हैं। तो उन 6 अंगों में एक जो है वो बहुत ही प्राइम है, वो है वेदांग ज्योतिष। सो वेदांग ज्योतिष इज नथिंग बट एस्ट्रोनॉमी। ओके। सो इफ़ वन हैज़ टू, मतलब
अगर किसी व्यक्ति को वेल वर्स्ड होना है वेदस में, तो फिर वेदांग मालूम होना चाहिए, यानी कि छह अंग जो वेद के हैं वो मालूम होने चाहिए, और उसमें सबसे प्राइमरीली जो है वो है वेदांग ज्योतिष। 6 अंग जानने चाहिए। हाँ अब तक सुना था कि 4 वेद होते हैं। हाँ, 4 वेद हैं, 6 अंग हैं, 10 हो गए, तो 14 महाविद्या मालूम होनी चाहिए किसी भी इंसान को, जो कि हिंदुइज़्म में बिलीव करते हैं, तो उनको ये 14 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसमें 10 तो ये हो गए, 4 वेद, 6 वेदांग हो गए, और उसके बाद फिर ब्राह्मणा, आरण्यका हैं और उपनिषद हैं, और इस प्रकार से हमारे पास पूरी जो 14 महाविद्या हो जाती। विष्णु पुराण में आया है कि जो इन सबको जानता है वही वेद के रहस्यों को भी समझ सकता है। वाह, मुझे आज तक लगा था कि ज्योतिष मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। नहीं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी तो है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी पहले है। क्योंकि वेदों में जो कहा गया है कि जिन रिचुअल्स को किन किन समयों पे करना है, तो उसके लिए हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में मालूम होना चाहिए। ऋतुओं का जो प्रजनन है, यानी कि ऋतु कब कब, कौन से ऋतु आते हैं, जो 6 ऋतु आते हैं, तो वो कब कब आते हैं, उनको किस प्रकार से जाना जाए कि पर्टिकुलरली इसी डेट से जो है वो वर्नल इक्विनॉक्स जिस दिन आया, यानी कि वसंत संपात आया, तो उस दिन आधा जो वसंत है वो बीत चुका है, और आधा जो वसंत है वो अब आने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत माइन्यूटली वो लोग, जो हमारे सेजेस थे, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे आकाश के मंडल को, और उसमें से वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसका पार्ट हुई। जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, एस्ट्रोनॉमी उतना लोग जानते नहीं कि हमारे इसमें विद्या किस प्रकार से थी। मतलब एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से निकल के आई। ओके जी, वो भी क्यों निकल के आई, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि कहा कि अगर आप, शायद आपको मालूम हो कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। जैसे मेरा अश्विनी नक्षत्र में मैं पैदा हुई हूँ, तो अश्विनी नक्षत्र का जो ट्रेट है वो पूरे 26,000 साल में कम से कम एक बार ही वो वसंत संपात के थ्रू गुजरेगी। लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम पे वसंत संपात के समय में मेरा जो नेचर है वो कैसा है, और यही अगर समर सोल्स्टिस में हो रहा होता अश्विनी नक्षत्र, तो उस दिन कैसा होता, और इस प्रकार से कैसे कैसे मेरा बिहेवियर रहेगा अश्विनी नक्षत्र होने की वजह से। तो ये चीज़ तो सिर्फ एक साइकिल में नहीं समझ में आ सकती। एक बार थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा हमें मैम। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, पर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो एस्ट्रोनॉमी का नाम सुना था, और मुझे ये पता है कि जो हमारे आसपास तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके स्टडी से रिलेटेड होती है एस्ट्रोनॉमी जी। पर उन प्लैनेट्स और तारों की पोजीशन की वजह से हमें ये पता चलता है कि मानव जाति की एज क्या है, या जो ह्यूमन टाइमलाइन रही है, यानी कि पिछले 2-3 लाख सालों में उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग आप टाइम बता सकते हो। और एस्ट्रोनॉमी की समझ मेरी लिमिटेड है, पर जो रामायण, महाभारत और वेद से रिलेटेड जो असली हिस्ट्री है भारत की, उस हिस्ट्री को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बिल्कुल करेक्ट। तो नीलेश ओक सर आए थे, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, शो पर जी। उन्होंने कहा कि आप एग्जैक्टली महाभारत का डेट बता सकते हो, आप रामायण का डेट बता सकते हो, बिल्कुल। शायद आप वेद का भी डेट बता सकते हो एस्ट्रोनॉमी की वजह से। पर आज के जो हमारे मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खुदाई करते हैं धरती की, वो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ ज़्यादा नहीं करते, पर शायद करने लगेंगे टाइम के साथ। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारी जो वेदों में हुआ या फिर पुराणों में हुआ, इतिहासों में हुआ, जो कई स्टोरीज़ आती हैं उसको उसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कहीं रथ निकला तो उन्होंने कहा कि या महाभारत इसी समय हुई होगी, ये महाभारत का ही रथ है जी। अब लेबल जैसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो महाभारत काल का है, कर्ण का रथ है, कहीं नहीं लिखा भी होगा तो डिसाइफर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस वैली के ही हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम महाभारत का क्या करेंगे, फिर रामायण का क्या करेंगे जो कि 12,000 BC के आसपास हुई, और उसके भी पहले वेदों का क्या करेंगे, क्योंकि रामायण में ही आ गया कि चारों वेदों का जो ज्ञान है वो सभी प्रिंस को था, राम लक्ष्मण सभी ब्रदर्स को था। तो
एग्जैक्टली अगर आर्कियोलॉजी को भी साथ में लेकर के आना है तो बहुत कम हमें ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसको हम कोरिलेट कर पाएँ। लेकिन जैसे जैसे पीछे जाएंगे वो इम्प्रेशंस हैं, आर्कियोलॉजी में बहुत सारे इम्प्रेशंस हैं जिससे हम समझ सकते हैं, हमारे जो जितने भी टेक्स्ट हैं उनको पढ़ने पे समझ में आने लगता है। इम्प्रेशंस मतलब? इम्प्रेशंस इन द सेंस कि जैसे फ्लड मिथ है, तो अगर आपने नोआ का फ्लड मिथ हो गया, मनु का भी हमें हमारे यहाँ पे मिलता है, मत्स्य अवतार भी मिलता है, पूरी धरती पानी से डूब गई थी, या फिर लैंड का पोर्शन बहुत कम रह गया, या शायद वो कोस्टल एरिया वाले लोगों की ही कथा हो। कुछ कह नहीं सकते हैं कि पूरी पृथ्वी डूबी थी या नहीं डूबी थी जी। बट इसके इम्प्रेशंस जो हैं वो हमें आर्कियोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, यूस्टैटिक लेवल्स जो कि सी लेवल का नीचे जाना ऊपर आना, उनके जो डेटाज हैं उससे हमको मिलते हैं। तो फ्लड मिथ को तो हम बड़े इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक साइंटिफिक अमेरिकन करके एक जर्नल है जिसमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स की मेमोरी के ऊपर में डिस्कशन किया है, और वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मतलब वहाँ के जो आदिवासी हैं, तो वहाँ के आदिवासियों के अंदर एक मेमोरी है जो कि फोकलोर के थ्रू उन तक पहुँची है कि कुछ जो कोस्टल एरियाज़ थे ऑस्ट्रेलिया के वो डूब गए हैं। ये मेमोरी 10,000 ईयर्स ओल्ड मेमोरी उनके पास है, यानी 8000 BC के आसपास वो घटना घटी होगी। एंड साइंटिफिक अमेरिकन टेक्स इट एज एन एविडेंस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा तो ओरल ट्रेडिशन है। अगर फोकलोर इज़ एन ओरल ट्रेडिशन एंड यू बिलीव इन दैट कि व्हेन वो बोल रहे हैं कि डूब गया था तो वो मान रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी फ्लड मिथ्स के काफ़ी सारे एविडेंस हैं। इन ऑल पुराणास, इन ऑल इवन वेद में भी है। तो हम क्यों नहीं, हमारी टेक्स्ट को क्यों मिथ्स एंड माइथोलॉजीज में फिर उसको कहा जाता है? वो भी तो फोकलोर है कि अगस्त पूरा समंदर पी गए। एंड व्हेन वी गो बैक इनटू दीज यूस्टैटिक लेवल के जो रिसर्चेस हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में 35,000 BC के आसपास, 40,000 BC से शुरू हो गया था रिसीडिंग ऑफ ओशन, यानी कि ओशन लेवल का नीचे गिरना। और वो कथा है हमारे पास कि अगस्त जो है वो पूरा समंदर पी गए हैं। दूसरी कथा है परशुराम का रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, यानी कि समुंदर का लेवल घटेगा तभी आप केरला के और जो कोस्टल लैंड्स हैं वो और निकल के आएंगे बाहर, एंड देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट। तो इस तरह से हमारे पास तो बहुत सारे कथाएं हैं, तो उन कथाओं को हम क्यों नहीं एज एन एविडेंस लेते? मैं तो ये बताना चाहती हूँ आपको कि एस्ट्रोनॉमी और यूस्टैटिक लेवल या फिर रिवर मॉर्फोलॉजी, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें, इनके जो पैरेलल रिसर्च चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो मैं कर रही हूँ कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स, आप पाएंगे कि इक्ष्वाकु वंश ने ऑलमोस्ट 70,000 ईयर्स की हिस्ट्री हमारे पास दी हुई है। वाह! आपने 3 सब्जेक्ट्स का नाम लिया, एस्ट्रोनॉमी जो तारों की स्टडी होती है, एग्जैक्टली, फिर रिवर मॉर्फोलॉजी जो नदियों की रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है वो चेंज होते हैं, तो वो भी हमें टाइमलाइन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और तीसरा क्या था? और तीसरा है यूस्टैटिक लेवल्स ऑफ ओशन, यानी ओशनोग्राफी, तो उसमें से भी हमको मिलती है, मतलब समुंदर कितना ऊंचा आया, कितना नीचे चला गया। ओके, लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 120 मीटर डाउन गया समंदर का लेवल, और जब बढ़ना शुरू हुआ तो फिर एक लेवल तब आया जब रामायण का टाइम चल रहा था, दूसरा टाइम चल रहा था महाभारत के समय में। उस समय एकदम स्टीप यूस्टैटिक लेवल में चेंज आया था, तो सी लेवल जो है वो बढ़ रहा था। एंड इट इज़ नॉट दैट फैक्ट, जैसे कि मेरा जो बृहद्रथ का रिसर्च हुआ और वो मैंने प्रेजेंट किया था इन वन ऑफ द संस्कृत यूनिवर्सिटी मैत्री कॉलेज में, एंड उसमें मैंने पूरा फाइंडिंग्स बताए कि इट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग 35,500 BC। तो उस समय में बृहद्रथ जो इक्ष्वाकु किंग हैं, उसमें कहा है मैत्रेयी आरण्यक उपनिषद में कि बृहद्रथ इक्ष्वाकु वंशजस शीर्ष आत्मजः, यानी कि बहुत पुरातन काल के शीर्ष ध्वज धारक थे इक्ष्वाकु वंश के। इनका उल्लेख 2 बार
ऋग्वेद में आता है। और इन्होंने मैत्रेयी आरण्यका में बोला कि पूरी दुनिया की जितनी भी समंदर हैं वो सूख रहे हैं, और इतनी विडंबना है कि पोल स्टार भी जो है वो मूव हो रहा है अपनी जगह से। तो एक तो उन्होंने जोग्राफिकल कंडीशन बता दी, यूस्टैटिक लेवल बता दिया, दूसरा उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल एक ऑब्जर्वेशन बता दिया। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि ये तब हो रहा है जब मघा में वर्नल इक्विनॉक्स हो रहा है, यानी मघा में वसंत संपात हो रहा है। तो वसंत संपात का मतलब ये है कि फॉर 960 ईयर्स जो सन जो सूर्य जो उगता है उसकी जो पृष्ठभूमि में जो अपना पीछे, यानी कि उसके पीछे जो नक्षत्र उसके साथ उगता रहेगा, तो वो दैट टेक्स अराउंड 960 ईयर्स टू चेंज 1 डिग्री। मतलब उतना 13 डिग्रीज 20 मिनट्स, तो उतना चेंज होकर के दूसरे नक्षत्र में फिर उगना शुरू होगा। तो वो टाइमलाइन दे रही है कि मघा में है। तो मघा में जब हम पीछे जाते हैं, तो अभी तो नहीं हो रही मघा में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग 7 to 8,000 BC के आसपास, एंड अनदर साइकिल वाज हैपनिंग ड्यूरिंग 34,500 BC उसके आसपास। अब 7-8,000 BC के आसपास तो सी लेवल एकदम से स्टीप बढ़ रहा था, लेकिन 34,000 BC के आसपास सी लेवल घट रहा था। और वो सिर्फ आउटर सी लेवल नहीं है, जो ओशंस है ना, 7 ओशंस जो हम बोलते हैं, वो नहीं घट रहे थे, इनलैंड भी घट रहे थे, बिकॉज अनदर कंडीशन वाज अपियरिंग कि ठंड काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी। सो जो पोलर कैप्स हैं उसमें काफ़ी स्नो जो है वो आना शुरू हो गया था, एंड इट वाज लाइक आइस एज, जो पर्टिकुलरली जो यंगर ड्रायस टाइम में देखते हैं 10,000 BC, उससे भी पहले एक टाइम और आया था जिस समय ये शुरुआत हुई। थोड़ा फिर से पॉज करना पड़ेगा मैम, बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि इतने सालों में एस्ट्रोनॉमी पढ़कर जी आप में क्या बदला या आप में क्या जाना, इस सवाल से शुरुआत करेंगे। पर आई फील कि हमें एक पूरी भारत की टाइमलाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए ऑडियंस के लिए। एग्जैक्टली। तो पहले उस सवाल का जवाब दीजिए कि इतनी ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी आपने कैसे पढ़ी और आप में क्या बदला। ये मैं शुरुआत करूँगी, मेरी मेरी माता जी, उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया था एस्ट्रोलॉजी में। सो वी यूज़ टू डिस्कस, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो हम घर में ग्रह नक्षत्र और अभी ऐसा चल रहा है, मेरी महादशा ये चल रही है, ये सारी बातों से शुरुआत हुई जी। और मेरा एक बार जाना हुआ औरविंदो आश्रम, औरवेले जाना हुआ, और वहाँ पे मेरा हाथ पड़ा सीक्रेट ऑफ वेदास के ऊपर। किताब है सीक्रेट ऑफ वेदास, श्री औरबिंदो जी ने लिखी हुई है। और वहाँ से मेरी क्वेस्ट शुरू हुई कि एस्ट्रोलॉजी भी अगर आई है तो वो एस्ट्रोनॉमी से आई है। फिज़िक्स स्टूडेंट भी रही हूँ मैं, तो एज एन आर्किटेक्ट मुझे ये मालूम था। डे लाइट फैक्टर्स पे मैं बहुत सारा काम कर रही थी, तो पूरा जो सीज़न है, पैटर्न्स हैं, हाउ इट अफेक्ट्स ऑन द बिल्डिंग, तो वो हम पढ़ ही रहे थे। सो एस्ट्रोनॉमी वहाँ पे प्ले में आ गई, और एस्ट्रोलॉजी मेरी मदर का इंस्टिगेशन था। दोनों मिला कर के ये हुआ कि एंड फैमिली में रहा ही है कि ऑल आर वेरी मच एजुकेशनिस्ट, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, और ख़ासकर ऋग्वेद के ऊपर जितनी भी चीज़ें मिल जाए मैं उस समय पढ़ा करती थी। फाइनली आई फाउंड कि औरबिंदो जी ने लिखा कि दयानंद सरस्वती जी ने जो काम किया है ऋग्वेद के भाष्य के ऊपर, वो बहुत साइंटिफिक है, एंड साइंस से रिलेटेड जब तक ना हो चीज़ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डेल्व नहीं करती थी। एस्ट्रोलॉजी भी मुझे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लगता था कि दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी कॉमन थिंग, 99% पीपल विल बी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ, जिस प्रकार से ग्रह और नक्षत्र जो है मूव करते हैं, बट ओनली 1% पीपल हैव अ डिफरेंस। तो वहाँ से जो है वो शुरुआत हुई, एंड almost like 30 years astrology, and I'm very good astrologer also, and almost like 20-25 years in Rigvedic studies, and finding out that the whole text Rigveda is Aitihya, which is said by Sayanacharya and the other grammarians कि ये इतिहास है,
इट्स नॉट कि इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है करके. एंड आई फाउंड आफ्टर सो मेनी स्टडीज़, आप मुझे कोई भी उसमें से निकलवा के बता दीजिए, आई कैन ट्रेस यू बैक टू द टाइम ऑफ दैट टाइम लाइन. मैं बहुत आसानी से मैं आपको वहाँ पे लेके जा सकती हूँ एंड बता सकती हूँ. पूरा ऋग्वेद एस्ट्रोनॉमी बुक है. द होल बुक इज़ एस्ट्रोनॉमी बुक बट इन अ डिफरेंट छंदस विच इज़ नॉट अ क्लासिकल संस्कृत. एंड आप वहाँ पे सारे जितने भी हमारे नक्षत्र हैं उनके जो डेटीज़ हैं, अहिर्बुध्य हो गए, वरुण हो गए, आदित्य हैं, इंद्र हैं, भग हैं, त्वष्ट्री हैं, सवित्र हैं, ये जितने भी अभी जो नए नक्षत्रों के नाम हैं इनके ये डेटीज़ हैं, यानी पुराने नक्षत्रों के नाम हैं. मतलब ये यानी कि अगर अश्विनी नक्षत्र हैं तो उनके जो डेटी हैं वो पुराने. आपको पहले ये समझाना होगा कि नक्षत्र क्या है. ओके. पूरा आकाश में अगर सपोज करिए कि आपने अर्थ को एक बॉल जैसा लिया है, तो कॉर्क बॉल समझ लीजिए, क्रिकेट बॉल. तो एक फुटबॉल के अंदर में क्रिकेट बॉल है. सो दैट फुटबॉल इज़ नथिंग बट द सेलेस्टियल ग्लोब. और उसमें बहुत सारे सितारे जो हैं वो रोज़ उगते हैं और डूबते हैं. वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं पृथ्वी से. जो वो उगते और डूबते हैं उनको नक्षत्रों में हमने डिवाइड किया था. यानी कि हमने 28 नक्षत्र सिस्टम बनाया. 14 जो है वो देव भाग के नक्षत्र हैं, यानी कि जो सुबह से शाम तक दिखाई देते हैं, और जो शाम से सुबह तक जो दिखाई देते हैं वो असुर भाग के नक्षत्र हैं. आसमान का नक्शा है. आसमान का जो नक्शा है वही है, वो नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया गया. यानी एक फुटबॉल को आपने 28 पार्ट में डिवाइड कर दिया. मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ खुले आसमान के नीचे और मेरे ऊपर हर जगह तारे हैं तो उनका डिवीजन है जी. उनका आर्क आप बना दीजिए. डिविजन्स हैं, वो हर डिवीजन जो है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसमें एक नक्षत्र का एक योग तारा आपको मिल जाएगा. ओके. हमारी आसमान की मैप है. और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आसमान में जो तारे हैं उनकी पोजीशंस भी बदलती रहती है. ओके. बदलती रहती है. पर ये बदलाव 960 ईयर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है. मतलब 1000 ईयर जैसे ही पास होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नक्षत्र है अब चेंज हो गया है. अब वो सूर्य के साथ नहीं उग रहा है. ओके. वर्नल इक्विनॉक्स के दिन. एट द सेम टाइम हर दिन का तो होता रहेगा, वो चेंजेस होते रहेंगे. वो सीजन के अकॉर्डिंग रहेंगे. पर आप कह रहे हो कि एक साल को स्टडी करने के बाद जब वो तारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है, अगर हमने फास्ट फॉरवर्ड किया 960 ईयर्स में वो एक तारा जो है वो आगे बढ़ जाएगा और सूर्य के पीछे दूसरा तारा दिखना शुरू हो जाएगा. एंड दिस होल, यानी कि वही नक्षत्र अगर आपको फिर से सूर्य के पीछे देखना है तो 26,000 ईयर्स. ओके, गॉट इट. मतलब 960 ईयर्स की भी एक साइकिल होती है. हाँ, 960 ईयर्स इनटू आपके जितने भी नक्षत्र हैं. वाह. और ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि महाभारत की जो टाइमिंग है, रामायण की टाइमिंग है, वेदों की टाइमिंग है, उन सारों के बारे में हमें पता चल सकता है. exactly. यानी कि आज के जो हिस्ट्री के स्टडीज़ है जी. जो कहते हैं ना कि यूरोप अमेरिका इसे माइथोलॉजी कहते हैं, पर हमारे लोग इसे इतिहास कहते हैं. तो अगर इतिहास को ज़्यादा गहराई से जानना है तो एस्ट्रोनॉमी को पहले जानना है. ओके, करेक्ट उसे. बिल्कुल. और क्या यही आपका एक ड्राइविंग फोर्स रहा है इस फील्ड में? यस, ऑफ कोर्स. क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक इन नेचर थी. मेरा दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक था, तो मैं किसी भी चीज़ को लिटरली नहीं लेना चाहती थी. अगस्त्य ने अगर समुंदर पी लिया तो कैसे पी सकते हैं जी. तो सोचने वाला विषय हो गया. अक्सर जितने भी सनातनी होते हैं महाभारत को जानते हैं, रामायण को जानते हैं. हर कोई विष्णु पुराण के बारे में नहीं जानता. हर कोई वेदों के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता. आपने ऋग्वेद की बातें करी जी. रामायण के टाइम पर भी राम जी, लक्ष्मण भगवान खुद वेदों की पढ़ाई करते थे. मतलब वेद बहुत ज़्यादा प्राचीन है. बिल्कुल. शायद हमारे देश के सबसे प्राचीन किताब वेद ही है. बिल्कुल. और उनमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है. बिल्कुल. अभी एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग इसकी टाइमिंग क्या है? अगर हम भारत की टाइमलाइन को मैप करें, ऋग्वेद कब लिखा गया था? ऋग्वेद में एक मेमोरी जो अगस्त के जन्म की आई है, इन बिटवीन ऑफ दशरथन वॉर आई है कि उर्वशी से अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हो रहा है. ये एज अ पूर्व पक्ष वो बता रहे हैं इसी सूक्त में. यानी कि ऋग्वेद के जिस सूक्त में इन दोनों का वर्णन आया है
वहीं पे ये बताया जा रहा है। तो जो मैंने मेमोरी विद द हेल्प ऑफ सीरियस स्टार, एक और स्टार है जिसको हम लुब्धक कहते हैं, उस स्टार के वर्णन के साथ में जब मैंने क्लब अप किया तो इट गोज अराउंड 220 years ago. So that old memories, even I get that goosebumps. That old memory is preserved in Rigveda. 2 लाख साल 2 से लाख ज़्यादा। साल। बट सिंस मेरा दिमाग साइंटिफिक है तो मैंने उसको खुद ही को कंज्यूम करने के लिए, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए मैंने दूसरी स्टडीज़ की, और मैंने एक भी ब्राह्मणा नहीं छोड़ा, मैंने एक भी उपनिषद नहीं छोड़ा। मुझे 20 years लगे टू डिकोड कि वर्नल इक्विनॉक्स का जो शब्द है, वसंत संपात का जो शब्द है, उसको ऋग्वेद में क्या कहते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज अग्नि। बट ये क्या होता है वर्नल इक्विनॉक्स? Vernal equinox is a day that comes on 21st March, 21st, Okay. 22nd March. नवरोज़ जिस दिन मनाया जाता है, और विशु, बिहू, जितने भी न्यू ईयर जो है वो हमारे इंडिया में, वो सारे इसी नाम पे ही हैं। इस दिन जो डे है और नाइट है, यानी कि दिन और रात इक्वल होते हैं। ओके। सो दिस इज़ द ओनली डे ऑन वर्नल इक्विनॉक्स एंड देन इन ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये 2 दिन होते हैं पूरे साल में जिस दिन जो डे लेंथ है और जो नाइट लेंथ है वो एकदम एग्जैक्ट सेम होती है, एंड द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग ऑलमोस्ट पैरेलल एट ईच लैटिट्यूड दैट डे। यहाँ हम ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा घुस रहे हैं। जी, बेसिक लॉजिक ये है हाँ, कि हमारी धरती सूरज के आसपास मंडराती है, बिल्कुल। और घूम रही है। मंडराते हुए अर्थ खुद की एक्सिस पर भी एक्सिस टिल्ट पे करती है। हाँ पैरेलल हो जाती है सन के एक्सिस के साथ में। जी। तो जब वो पैरेलल हो जाती है तो उस समय में हर एक जो लैटिट्यूड है दैट विल एक्सपीरियंस दिस फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट। लैटिट्यूड के हिसाब से डे एंड नाइट थोड़ा सा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट ऑन इक्वेटर इट विल बी 12 hours डे एंड 12 hours नाइट। ये So Lanka was very important that way. Not this Lanka, but the Lanka which is mentioned in all the सूर्य सिद्धांत हो गए, आर्यभट्टीय हो गए, तो उसमें जो लंका का वर्णन है दैट इज ऑन द इक्वेटर, वाह, एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर। मतलब अगर हम 2024 में पृथ्वी का नक्शा देखें तो जहाँ श्रीलंका देश है वो रावण वाली लंका शायद नहीं है। नहीं है, शायद नहीं है। ओके, रावण वाली लंका शायद धरती के बीच में थी। बिल्कुल बीच में थी और इक्वेटर पे थी, और उसको सूर्य सिद्धांत में राक्षसालय कहा गया, उसको लंका भी नहीं कह रहे हैं। तो लंका शब्द आया है सूर्य सिद्धांत में, लेकिन राक्षसालय का मतलब हुआ राक्षसों का आलय, यानी राक्षस जहाँ पे रहते हैं। आलय मीन्स देयर हैज़ टू बी अ लैंड। ओके, सो वी कैन नॉट लाइक, संस्कृत में क्या होता है कि ईच एंड एवरी वर्ड is given with a specific nature of that thing. यानी अगर राक्षसालय कहा है तो वो आलय है, that means somebody has to live on that island, and राक्षसस were living on that island. तो लंका भी कह सकते थे, because लंका is a mythical thing. वर्गीस ने भी कहा, विट्ज़ल कहते हैं, या जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हाइपोथेटिकल चीज़ थी जिसको वहाँ पे मान लिया गया था कि एक कोई पॉइंट है, और वहाँ से जो इक्विडिस्टेंट पर यमकोटि होगा, इक्विडिस्टेंस पर रोमक का होगा, यानी कि रोमन्स का होगा। इस तरह से उन्होंने वो एक धारणा बना ली कि, एंड सम ऑफ द रिसर्चर्स से कि जो इडियोसी है चल रही है कि ये सब तो बेकार बातें हैं, दीज वर जस्ट द पॉइंट्स, मतलब वो वहाँ पे अभी समुंदर है, कुछ है ही नहीं, तो कभी था भी नहीं। एंड सूर्य सिद्धांत का वो डेटिंग जब बोलते हैं कि 500 CE है, तो उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था, वहाँ लंका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मालदीव्स दिखाई देते हैं, वो भी लॉन्जिट्यूड पे नहीं, 00 पे नहीं, जो इंडियन लॉन्जिट्यूड हुआ करता था, जो उज्जैन और कुरुक्षेत्र और लंका से जाता था। ओके, एक और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस नक्शे को हम जानते हैं, जो धरती का आज का नक्शा है, वो हमेशा ऐसा नहीं दिखा नहीं था, क्योंकि ओशन के लेवल्स, समुद्र के लेवल्स ऊपर ऊपर नीचे हो रहे थे। तो शायद उस वक्त, रामायण के वक्त, ओशन के लेवल्स बहुत नीचे थे, बिल्कुल, और उस वजह से पूरे धरती का लैंड मास ज़्यादा दिख रहा था।
बेसिकली लोग ये नहीं जानते कि जिस धरती पर हम हमारे पैर रखते हैं वो बेसिकली पृथ्वी के पहाड़ है, माउंटेन्स है। माउंटेन्स है। यानी कि सी लेवल से निकल के माउंटेन्स आ रहे हैं और सी लेवल भर चुका है। तो ये जो भारत का लैंड है या यूरोप या अफ्रीका, ये पृथ्वी के माउंटेन्स है। और अगर सी लेवल एकदम कम हो जाए तो पूरे पृथ्वी का लैंड मास ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसी पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हो कि जिस लंका की बातें रामायण में होती है उस लंका का नक्शा बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। जिस तरह से द्वारका कहते हैं कि द्वारका डूब गई, द्वारका भी है जो कि डूबी हुई है। आई हैड बीन देयर, तो मुझे मालूम है कि कौन सा वाला जो पोर्शन है वो। और मूल द्वारका भी था। मूल द्वारका वाज नियर प्रभास पाटन। बहुत इंटरेस्टिंग, आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। नीलेश जी ने तो इतना सारा रिसर्च किया है महाभारत के ऊपर। इन दैट रिसर्च आई एडेड ओनली वन थिंग फॉर द महाभारत डेटिंग। कुरुक्षेत्र में जब हस्तिनापुर से एक श्लोक आया है कि सब बाहर निकलते हैं अगस्त्य को ढूंढने के लिए। सो माय बेसिक रिसर्च इज़ ऑन अगस्त्य, सेकेंड रिसर्च इज़ ऑन ऋग्वेद। तो फर्स्ट रिसर्च इज़ अगस्त्य, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गिवन अ लॉन्ग टाइम लाइन कि इंडियन एंटिक्विटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगस्त्य। तो उसमें ये आया है कि सारे निकलते हैं राजा किसको ढूंढने के लिए? अगस्त्य को ढूंढने के लिए। सो सपोजिंगली कुरुक्षेत्र से अगर अगस्त्य दिखाई दे रहा होता तो 4000 BC में भी दिख रहा था। वहाँ से जब निकले हैं और कहाँ पहुँचे? प्रभास पाटन पहुँचे हैं। प्रभास पाटन में यानी कि आपके सोमनाथ हैं, अभी सोमनाथ का जो टेम्पल है वहाँ से अगस्त्य दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लेख महाभारत में आया है। तो दैट मीन्स कि इट वाज एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग 5561 BC। ओके, महाभारत की डेटिंग के लिए। एग्जैक्टली, एंड इवन अगस्त्य एंडोर्सेस दैट, मतलब कि वो उसी समय में हो रही थी। ओके, अभी ये बेसिक्स के लेसन्स खत्म हो गए जी। अभी वो 2,20,000 ईयर्स के पास जाता है। आपने उस टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या जाना है? देयर इज़ अ very unique timeline which has been created by Pratyam on my very complicated timeline जो मेरा 2,20,000 ईयर का था। तो उसके बेसिस पे मैंने वहाँ उस पूरे टाइमलाइन में विद द हेल्प ऑफ अगस्त्य एंड अगस्त्य कमिंग इन ऑल द टेक्स्ट इंक्लूडिंग ऋग्वेद, आई डिसाइडेड द टाइमलाइन। दैट इज़ अ रेफरेंशियल पॉइंट एक्चुअली कि कहाँ कब ये हुआ होगा। So first thing comes in Rigved itself, the birth of वशिष्ठ and अगस्त्य। तो वो उनका जो जन्म है वशिष्ठ और अगस्त्य का, वो ऋग्वेद में ही हमें देखने को मिल जाता है। एंड दैट मेमोरी इज़ वेरी ओल्ड। उनके जन्म से पहले क्या हो रहा था भारत में? सिंस दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेमोरी दे आर कैरिंग, उसके पहले क्या हो रहा था ये तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये जो एक मेमोरी है ये सबसे ओल्डेस्ट है उसमें। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई फाउंड कि जितने भी मंडला हैं आपके पूरे 10 मंडलास में आप स्वधीति शब्द पा जाएंगे। यानी कि स्वधीति का मतलब है कि जो एक्स है, यानी कि जो फरसा बोलते हैं, वो आपने हाथ में धारण किया हुआ है। स्वधीति मतलब हाथ से पकड़ा हुआ। इट कैन नॉट बी एल्स देन स्टोन एक्स ना, जो स्टोन एज के लोग जो हैंड एक्स, आज भी उसको हैंड एक्स ही कहा जाता है, उसको संस्कृत में स्वधीति कहते हैं। तो वो चीज़ जो है वो 10 मंडल में यूज़ हो रही है। एंड 10 मंडल में यानी कि ऋग्वेद इज मेड ऑफ 10 मंडलास, 1 2 3 4 till 10। तो हर एक मंडला का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 6th मंडला अगर आप ले लें तो देर यू विल फाइंड दैट देर हैज़ अ शतहिमा इफेक्ट। दैट मीन्स कि अगर ह्यूमन बीइंग 100 years जीता है और वो भी कोल्ड सीजन जी लेता है, तो दैट मीन्स ही इज़ सुवीरा, यानी ही इज़ द ब्रेवेस्ट, सो अ ब्रेव हार्ट काइंड ऑफ अ मैन। वैसे ही हम एक आशीर्वचन कहते हैं कि जीवेम शरदः शतम। आपने कई बार सुना होगा कि आशीर्वाद देते समय ये कहा जाता है जीवेत शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, यानी मैं भी 100 साल जीऊँ, आप भी 100 साल जिएँ, तो शरद कहा जाता है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन होलोसीन वाज हैपनिंग, कि इतना ज़्यादा पानी गिरता था कि वो पानी को अगर आपने सर्वाइव कर लिया, दैट मीन्स यू आर अ
ग्रेट ब्रेव हार्ट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, यानी कि हष्ट पुष्ट इंसान है। शायद यहाँ आपको अर्थ की हिस्ट्री और हाँ, भारतीय अब मैं सनातनी कनेक्ट हिस्ट्री को कनेक्ट करना होगा करती हूँ ताकि लोग ज़्यादा समझे। जी। मैं इस कॉन्वर्सेशन को समझ रहा हूँ हमारे नीलेश ओक सर की कॉन्वर्सेशन की वजह से जी, पर बहुत सारे लोग पहली बार इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं। जी। तो हम टाइमलाइन पुल अप करते हैं। हाँ, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि पृथ्वी पर क्या हो रहा था और भारत में क्या हो रहा था। ओके, पृथ्वी एंड भारत हर जगह सेम ही चीज़ हो रही थी जी। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पृथ्वी पे जितने लोग जहाँ जहाँ पे भी थे वो जो मेमोरीज कैरी कर रहे थे, तो इंडियंस ने उसको बहुत प्रॉपरली कैरी किया, यानी इंडियन पेनिनसुला में आई शुड से कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक जहाँ तक हम अपने आप को महफूज रख सकें, हम अपने आप को आइसोलेटेड रख सके, तो हमने मेमोरीज भी बहुत आइसोलेटेड रखी, यानी कि सुवास्तु तक लिमिटेड रखी। उसके आगे हमने रसा शब्द भी आया तो वो भी हम जानते थे, यानी ओवरऑल हम ज्योग्राफी जानते थे पूरे वर्ल्ड की, जो कि रामायण में भी आया ना। आपने जो नीलेश ओक जी के साथ में जो डिस्कशन किया तो आपने सारा पाया कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल पॉइंट्स थे जो सुग्रीवा को मालूम थे। तो सुग्रीवा को ऑन द स्पॉट तो नहीं मालूम पड़े थे, क्योंकि वो भी उनको उनके प्रीडिसीसर्स दे रहे थे और वो नॉलेज उन तक था, वो मालूम था। तो इंडिया में जो हो रहा था वो पूरे वर्ल्ड में भी स्वानियन कल्चर जो है, एशुलियन कल्चर जो है, यानी हैंड एक्स का जो मैं बता रही हूँ, स्वधिति कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड में था। फॉर 8 लाख ईयर्स एगो भी हमें वो स्टोन टूल्स मिल जाते हैं, माइक्रोलिथ्स भी मिल जाते हैं और मैक्रो वाले भी मिल जाते हैं। वो क्या होता है? आपको स्टोन टूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। दे आर डिफरेंट कल्चर्स ऑफ स्टोन टूल्स एंड कैटेगराइज, दे आर, मतलब वो एक कैटेगरी बनाई गई। तो एशुलियन वाला जो है वो 140 ईयर के एगो के जो कल्चर रहा उसको हम अशुलियन कहते हैं। सेम इंडिया में चल रहा था सोनियन, यानी सोन रिवर जो है अब पाकिस्तान के साइड में है, सुवास्तु यानी कि स्वात वैली के पास में, रिवात के पास में, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी 8 लाख साल पहले सभ्यता थी, लोग थे और काम कर रहे थे। यानी कि कैसा काम कर रहे थे? स्टोन टूल्स बना रहे थे। सपोजिंगली मैं और आप बैठ करके कुछ जो बात कर रहे हैं और बात करते करते हम कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे, देन वी विल मैन्युफैक्चर इट। ग्रुप बन करके कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना। सो स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। सो जो लोग ये कहते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम के जो लोग हैं वो शायद एक दूसरे के साथ बात नहीं करते होंगे, ऑल फॉल्स। पर ये 8 लाख साल का नंबर कैसे पता चला? ये 8 लाख साल का नंबर जो लेयर्स हैं, जो डर्ट आर्कियोलॉजी, जो उसमें से फिर वो लेयर्स में से वो लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है कि ये 8 लाख साल पुराना है, ये 7 लाख साल पुराना है, ऐसे करके अपर क्रस्ट तक वो आते जाते हैं। खुदाई कर करके उनको पता चलता है कि कहाँ पे क्या चल रहा था। वैसे ही एक मद्रासियन कल्चर है, जैसा मैंने अशुलियन कहा जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कहते हैं, सोनियन जो है वो इंडियन कल्चर है, एंड मद्रासियन कल्चर वाज वेरी पैरेलल टू सोनियन कल्चर, यानी कि जो सोन रिवर के आसपास में जो ह्यूमन बींग्स रह रहे थे और वो स्वधिति का काम कर रहे थे। सिमिलर वे में मद्रास में भी, मद्रास के आसपास का जो मद्रासियन कल्चर है वहाँ पे भी ये काम हो रहा था, एंड एग्जैक्टली यही एज में हो रहा था। सो इजंट इट अमेजिंग, जब आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था, सब जगह सेम चल रहा था। कैसे? सपोजिंगली अभी कुछ इन्वेंशन होता है जापान में, एंड वी गेट टू नो थ्रू इंटरनेट एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन रिसर्चर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इंडियन रिसर्चर भी हैं जापान में, वो जुड़े हुए हैं। सो दे कम टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर इन जापान। तो जो वहाँ पे इन्वेंशन कर रहे तो यहाँ पे भी वो लोग करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ वाले जो हैं वो ईरान के जो लोग हैं वो करने की कोशिश करने लगते हैं। अभी जो न्यूक का चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एवरीवन इज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ नॉलेज है। आज हर कोई एटम बम बना रहा है। तब वो उस जमाने में स्टोन टूल बना रहे थे। बट देन दे वर हाईली मूविंग पीपल, मतलब इतना ज़्यादा वो चल रहे थे, उनके पास तो चलने का और दूसरा कोई साधन नहीं था, पैर ही थे, तो पैर से बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा कि
लोग जो हैं वो जब पैदल चले तो यहाँ से उड़ीसा तक पहुँचे ही थे। तो हम बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। सो उस समय भी उतना ही मूवमेंट हो रहा था। इट वॉज़ लाइक 24 आवर्स में आप यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं, और उतने ही 5-6 दिन में आप वहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं विदाउट एनी घुड़सवारी के। ना आपको हाथी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, आप पैदल ही बहुत चल रहे थे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिमिलर टाइप की चल रही थी। अब आप जब मैंने आपको टाइमलाइन एक बताई कि ऋग्वेद कैन गो बैक और एटलीस्ट हैज़ द मेमोरी, मतलब इतना पुराना मेमोरी तो है, 2,20,000 साल पुरानी एक मेमोरी है। तो उस समय में जब ह्यूमंस जो निकल रहे थे एंड फाउंटेन हेड वाज लाइक होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस हो रहे थे। अच्छा, समझने में ये भी मुश्किल होती है कि जैसे हम बोलते हैं ना होमो इरेक्टस, तो हम ये सोचने लगते हैं पता नहीं हो तो कुछ सोचते ही नहीं होंगे, मतलब स्टोन टू एज मैन है तो क्या सोचते होंगे, तो क्या बात करते होंगे। बट लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट थिंग, वो होनी ही चाहिए। एंड फाइनेस्ट लैंग्वेज जो है वो रिसर्चर्स कहते हैं 4 लाख ईयर एगो आ चुकी थी। फाइनेस्ट लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स जो अपने अपने में हैं और वो अपने आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ना। इमेजिन दीज 2 ग्रुप्स लिविंग सो फार अवे एंड इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, तो वो किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं साइड में स्टडी करती रहती हूँ। इट इज़ वे अवे फ्रॉम, बिल्कुल अलग है जो ऋग्वेद का स्टडी करने के लिए बैठेंगे। तो मैं ऋग्वेद में फिर मैंने मंडलों में मैंने पाया कि कहाँ पे स्वधिति का यूज़ हो रहा है और कहाँ पे बोन वाले एरोज शुरू हुए जिसकी बोन टिप है। वो एरो शुरू होते हैं ऋग्वेद में 6th मंडला में, और जो शतहिमा इफेक्ट जो मैं बता रही हूँ वो भी 6th मंडला में आया। तो 6th मंडला में सुदास का दशराजन वॉर 6th 7th मंडला में इसमें आना शुरू हो गया। फिर से पॉज करते थोड़ा अब पॉज करते हैं। ऋग्वेद को लिखा किसने? अगर इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहेंगे तो इंसानों ने ही किया है, यानी उस समय के जो दृष्टा थे, जो मंत्र दृष्टा, इसलिए उसमें बड़ा स्पेसिफिक है ना, रूल है उसमें कि ये इस छंद में लिखा हुआ है, इसका मंत्र दृष्टा ये है, इसका मंत्र का देवता ये है जी, यानी किसको हम प्रेस कर रहे हैं। तो यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन ऋग्वेद कि जिसमें वो जो देवता बनते हैं वो कभी कभी दृष्टा होते हैं, कभी खुद ही देवता भी बन जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक किंग अशमाती हुए। अशमाती इज़ एन इक्ष्वाकु किंग, मेंशन्ड इन ऋग्वेद कि वो इक्ष्वाकु किंग है करके। इक्ष्वाकु क्या है? इक्ष्वाकु इज़ अ जीनियोलॉजी ऑफ अ मनु के जो बच्चे थे उनमें से एक इक्ष्वाकु थे, दूसरे नृग थे, इस तरह से उनके 7-8 सिबलिंग्स थे जी। तो उनमें से सबसे जो प्राइम थे वो इक्ष्वाकु थे। सो दिस इक्ष्वाकु वंश विच इज़ द रघुवंशम विच इज़ द लीनिएज ऑफ रामा, ये इक्ष्वाकु वंश है। ओके। सो ही इज़ मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ही कम्स इन 10th मंडला एंड ही सेज दैट ही इज़ अ डेटी, यानी कि उस मंत्र के वो खुद डेटी हैं, यानी कि खुद देवता हैं, अवतार की तरह थे। अवतार तो नहीं कहेंगे कि मंत्रों में एक देवता होते हैं, जैसे इंद्र है, भग है, अहिर्बुद्न्या है, बहुत सारे देवता हैं। मनुष्यों को भी देवता की कैटेगरी में लिया गया, तो वो उसका एक ये स्पष्ट एग्जाम्पल है कि जो राजा अशमति थे वो अपने आप को देवता स्वरूप पाया गया, और उनके जो दृष्टा थे वो अगस्त्य के लीनिएज वाले लोग थे, यानी कि अगस्त्य के जो बेटे थे वो उसमें दृष्टा हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दिस कि उसमें वो अपने आप को भी देवता तुल्य समझे, यानी अगस्त्यों ने अशमाती राजा को देवता तुल्य भी समझा। तो ये जो अवतार वाली जो धारणाएं हैं ये थोड़ा लेटर फेज में आई, लेकिन वहाँ पे देवता कौन है, दृष्टा कौन है, मंत्र को कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो आपने कहा ना कि किसने उसको रचा तो रचने वाले जो हैं वो इंसान ही हैं। लेकिन अपौरुषेयत्ववाद इसलिए आया ऋग्वेद के लिए कि जब ये डिबेट करते थे बुद्धिस्ट के साथ में, जैनों के साथ में, चारवाकों के साथ में, ग्रीक्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, तब उन्होंने ये पाया कि ये ऋग्वेद को डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको किसी ने नहीं लिखा, ये सीधे सीधे ईश्वर से डायरेक्ट आया है। तो काफ़ी सारे अभी जो देखने वाले हैं पॉडकास्ट ऑफेंड भी हो सकते हैं कि ये कैसे बोल रही हैं कि ऋग्वेद को किसने लिख दिया।
तो वो लिखने का जो मैं आपको बता रही हूँ कि राजा अश्वमाती अगर अपने आप को देवता कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश के, तो दैट मीन्स कि ये इंसानों ने ही, यानी कि उस समय के लोगों ने ही इसको रचा है। रचा कैसे? छंदो भाषा, यानी ऋग्वेद की भाषा क्या है? छंद है। व्हेन वी से भाषा, तो भाषते इति भाषा, यानी कि जब हम बात करते हैं तो ही भाषा है। तो ऋग्वेद अगर एक भाषा है, छंद भाषा है, तो दैट मीन्स इट हैज़ बीन सेड बाय समवन, सो समवन हु ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों ने ही कहा है उसे। मुझे अब तक लगा कि ऋग्वेद संस्कृत में बोली गई है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है, दैट इज़ ओल्डर वर्जन, जो रिच है। रिच इन द सेंस कि जैसे कि हम संस्कृत में 7 विभक्ति हुई, जैसे मैं अगर आपको संबोधित करना चाहती हूँ मैं पर, यानी कि रणवीर ने इसके ऊपर कुछ रखा, तो मैं सप्तमी विभक्ति यूज़ करूँगी। लेकिन वहाँ पे विभक्तियाँ और ज़्यादा हैं, लाइक रशियन लैंग्वेज। व्हेन यू गो इनटू द रशियन वर्ड्स यू विल फाइंड कि जो डेक्लिनेशन है वो 17-18 भी गए हैं। यानी 7 विभक्ति के बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हाउ मच टाइम यू कैन रिलेट विद द ह्यूमन परफॉर्मेंसेस, यानी कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से रिलेट कर रहे हो, उस हिसाब से वर्ड का जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। रणवीरस्य यानी रणवीर का पॉडकास्ट, रणवीरस्य पॉडकास्ट, तो जो अस्य जो लगा, जो आगे का जो एक सफिक्स जो लग गया, तो उससे वो वर्ड का मीनिंग निर्धारित हो गया कि उसमें का लगा हुआ है, हिंदी का जो का है वो लगा हुआ है। आप कह रहे हो कि ये भाषा जिसका नाम था छंदो भाषा, छंदो भाषा, ये संस्कृत की संस्कृत है। संस्कृत की संस्कृत है जी। जो संस्कृत हिंदी के लिए आज, हाँ, वो उसके लिए है। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज। वहीं से फिर अविस्ता के लैंग्वेज निकले, ग्रीक निकला, ब्रिटेन के वेल्श का जो है, आयरिश है। आप कोई भी भाषा में चले जाइए, आप पूरी दुनिया में चले जाइए ना, आपको वोल्गा जो शब्द है, उलगयति, आपको आप कोई भी शब्द उठा लीजिए, इंग्लिश का ही शब्द उठा लीजिए, अगस्तस, तो अगस्टस जो है वो अगस्त्य से ही आया हुआ शब्द है। फिलिस्तीन उठा लीजिए, चलिए, फिलिस्तीन का पुराना नाम क्या है? नोबडी मस्ट बी नोइंग, पलस्तु। पैलेस्टीन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, पलस्तु। पलस्तु, द ओरिजिनल वर्ड इज पलस्तु। अभी भी आप विकिपीडिया में जाएंगे एंड फिलिस्तिया करेंगे तो इट विल, पलस्तु करेंगे तो इट विल टेक यू टू द फिलिस्तिया। बेसिकली अगर भाषा पर हमने रिसर्च करा तो हम इंसानों की कहानी पर भी रिसर्च कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हो जिस तरह से संस्कृत से हिंदी निकल के आई है, उसी तरह संस्कृत से संस्कृत भी निकली है। यानी कि ओरिजिनली जो बहुत पुरानी संस्कृत है उसमें से बहुत सारी भाषाएं निकली है, अकेले संस्कृत नहीं निकली। और उससे भी ऊपर कोर लैंग्वेज ये छंद भाषा है, छंदो भाषा थी। एक अवस्था के स्कॉलर आए थे शो पर जी। अवस्था बेसिकली पारसीज की लैंग्वेज हाँ, है, जो आज के जोरास्ट्रियंस है, इरानियंस है, जी, उनके मंत्र अवस्था में लिखे गए हैं। बिल्कुल। पर आप कह रहे हो कि अवस्था और संस्कृत अगर 2 बहनें हैं तो उस बहन के पेरेंट पहले ऋग्वेद के जो छंद हैं, छंद भाषा, छंदो भाषा। वाह वाह, ओके ओके। ये बहुत हैवी कंटेंट ओरिएंटेड एपिसोड है मैम, बट जिस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हो, बहुत कम इंसान मिले मुझे शो के थ्रू जो इस डीप पर्सपेक्टिव के थ्रू बात कर सकते हैं। आपने 30 साल दे दिए ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट को। yes. तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते एक एपिसोड में मैम, मल्टीपल एपिसोड्स करेंगे। पर आज बेसिकली मैम TRS पर ये आपकी इंट्रोडक्शन है, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। आज के एपिसोड की लास्ट सेगमेंट में हम एक जनरल टाइमलाइन को स्टडी करेंगे। आपने कुछ पुल अप किया है स्क्रीन पर। यस, सो दिस इज़ वेरी लाइक नाउ इज़ बिकमिंग फेमस, द टाइमलाइन विच आई हैव शोन इट हियर। एक तो राजा आरक्ष आ गए, हु वाज द, मतलब वो ऋक्ष के बेटे थे, एंड ही कम्स इन द ऋग्वेद इटसेल्फ। और ये जो है, इसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा हुआ है, दैट आप academia.edu में जा सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दैट डेट्स अराउंड लाइक 50 to 55,000 BC,
This is that old memory. The second is the King Brihadrata, which we already हम लोगों ने बात करी 34,500 BC की टाइमलाइन में है. जी. And then comes the King Devodasa and Sudasa. वो किंग बृहद्रथ के भी बाद में आए हैं. पर इन राजाओं के बारे में क्या लिखा गया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि किंग शतपथ ब्राह्मण में आया कि सप्तऋषि जो हैं उनको पहले ऋक्ष कहा जाता था. ऋक्ष मतलब बेर यानी भालू. तो एक बेर कल्चर है पूरे नॉर्दर्न यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन इन साइबेरिया. एक बेर कल्चर है जहाँ पे आज भी लोग बेर के जो यानी कि भालू के वेशभाषा जैसा वेश बना करके एंड जैसे कि हमारे सदर्न इंडिया में होता है, जो अभी एक मूवी आई थी जिसमें काफ़ी कांतारा, हाँ कांतारा जैसा, तो वैसा ही वो लोग भी वहाँ पे रिचुअल्स करते हैं. वो बेर कल्चर कहलाता है. तो बेर कल्चर का जो रेमनेंट है यानी कि अवशेष जो है वो हमें रामायण में जामवंत के रूप में भी देखने को मिलता है. यानी कि ये लोग भालू नहीं थे, वानर जो थे वो बंदर नहीं थे. एक ट्राइब जो अपने आप को किस प्रकार से दिखा सकती है, तो वो आवरण से और डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स से वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते थे. इवन द हेयर डूज ना, यानी कि दक्षिण का कपर्द का जो है वो वशिष्ठ लोगों का था. यानी कि दक्षिण के साइड में अपना ब्रीडिंग करेंगे तो दे आर वशिष्ठास. यशोदीप देवधर सर नाम के एक रामायण के एक्सपर्ट आए थे, वो वाल्मीकि रामायण को स्टडी करते हैं. उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप एक्चुअली वाल्मीकि रामायण के श्लोक पढ़ोगे तो वहाँ लिखाया गया है कि कैसे वानर से ना युद्ध के बाद अपनी पूंछ निकाल कर साइड में रख रहे थे. जी. मतलब कि वो उनके कॉस्ट्यूम्स थे, हाँ, रिप्रेजेंटेशन. जब आप, क्योंकि हमारे एज के लोग नॉर्मली जब वानर सेना को विजुलाइज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली बंदर को विजुलाइज करते हैं. बिल्कुल. पर सच ये कि वो इंसान ही थे बट मुखौटे भी लगाते थे. आप अभी भी सुंदरबन में चले जाएंगे तो पीछे की तरफ में मुखौटा लगा के जाते हैं सो दैट जो टाइगर्स है उनको अटैक ना करें. जी. आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, अभी भी जो वहाँ के जो डांसर्स हैं उसमें वो पूरे टाइगर बन जाते हैं. उनको बहुत अच्छे से अपने आप को मेकअप करना आता है, वो इस तरह से डांस करते हैं. और ये मैम या मैं नहीं कह रहे, यशोदीप सर नहीं कह रहे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है. ऑफ कोर्स उसमें भी लिखा हुआ है. बिल्कुल. गो ऑन. सो उसी तरह से जामवंत का जो मैंने कहा कि ऋक्ष का जो कल्चर है वो इंडिया में वैदिक टाइम में, यानी कि ऋक्ष और आरक्ष जो हैं वो ऋग्वेद में आ गए हैं. एंड ये जो बियर सेरेमोनियल है वो वैदिक लैंड से, यानी कि हिमालयन के जितने भी हमारे रिवर फ्रंट्स थे वहाँ पे जो वैदिक पीपल रहते थे, ऋग्वेदिक लोग जो रहते थे, वो वहाँ से निकल के जब बाहर जाना शुरू हुए, व्हेन द कंडीशंस वर गुड ड्यूरिंग द कोल्ड स्पेल, दैट इज़ 40,000 BC, 50,000 BC, इस समय में वो बाहर निकलना शुरू हुए. एंड व्हेन यू रीड द हैप्लोग्रुप, यानी कि हैप्लोग्रुप की जब हम बात करते हैं, H हैप्लोग्रुप है, दैट इज़ 75,000 ईयर ओल्ड. आपको हिंदी में समझाना होगा कि ये हैप्लोग्रुप का मतलब होता है कि हमारे जो जीन्स हैं, जैसे अभी मैं जेनेटिक टेस्ट करवाऊँ तो मेरी जो एंसेस्ट्री है वो ABCDEFGHIJKLMNOP ऐसा इसको कैटेगराइज किया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि एशुलियन कल्चर, सोअनियन कल्चर, वैसे ही ये मार्कर्स हैं हमारे जीन में. तो चेटिनाड्स जो लोग हैं उनमें 75,000 ईयर ओल्ड जेनेटिक मार्कर्स भी मिलते हैं. यानी इतने पुराने जो मार्कर्स हैं वो इंडिया में अभी भी अवेलेबल हैं. तो H हैप्लोग्रुप जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इन सदर्न इंडिया, लेकिन द ट्रेसेस कैन बी फाउंड टिल स्पेन. उफ. Okay. तो आप इमेजिन करिए कि 75,000 ईयर एगो कुछ जो लोग हैं वो जो वहाँ पे गए होंगे टिल कैस्पियन ऊपर तक गए होंगे, उनके बच्चे आज भी हैं जो कि इंडिया से निकले, इंडिया के भी सदर्न टिप से निकले हुए लोग हैं. सो ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली हमको समझाते हैं कि किस तरह से माइग्रेशंस जो हैं वो हो रहे थे उस समय में. ना हाउ आई कोरिलेट दिस टू दिस, जैसे कि मैंने आपको कहा बृहद्रथ का. सो ही सीइंग के ऑल ओशंस, यानी वो एक ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे ओशंस की बात कर रहे हैं कि सारे जो ओशंस हैं दे आर ड्राइंग, यानी इनलैंड ओशन भी. तो मैं
कई रिसर्च पेपर्स मैंने फाइंड आउट किए जिसमें कैस्पियन सी जो है वो सूख रहा है, रेड सी जो है वो सूख रहा है, नदियाँ सूख रही हैं बिकॉज ऑफ टू कोल्डर टाइम्स, क्योंकि स्नो इतना ज़्यादा जमने लगा था तो ये सब रिसीडिंग हो रहे थे अंदर भी और बाहर भी, यानी कि अंदर यानी इनलैंड ओशंस जैसे कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी का जो अभी साइज़ देख रहे हैं उससे वो रिड्यूस होकर बहुत कम रह गया था, यानी टू मच ऑफ अ लैंड पोर्शन वाज सीन अराउंड। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो बृहद्रथ अगर कर रहे हैं 34,500 BC में, तो आप इमेजिन करिए कि उस समय ह्यूमन मूवमेंट्स कैसी थी। जहाँ गर्मी थी वहाँ पे वो मूव होना चाह रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है, कहाँ पे जानवर अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो प्लेस्टोसीन टाइम था, तो उस समय सिर्फ जानवर ही खा रहे थे। ऋग्वेद में भी वही उल्लेख है कि हर कोई नॉन वेज था। हाँ, नॉन वेजिटेरियन ही थे। आप मेरे एक पेपर में जा कर के पढ़ेंगे, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद का एक मंत्र जिसमें घृत के साथ में, नाउ घृत का प्रीकर्सर क्या था वी डोंट नो कि वो कैसे बनाते थे घृत को, बट घृत के साथ में एनिमल फैट भी अग्नि को ऑब्लेशन में दी जा रही है। तो अभी तो हम ये सोच भी नहीं सकते, पूर्व मीमांसा में नहीं सोच सकते, उसमें वो दही का जो उपयोग है उस पर इतनी डिबेट हो गई कि दूध जो अग्निहोत्रीज होते हैं, जैसे कि हमारी एक फिल्म एक्ट्रेस थी रति अग्निहोत्री, अग्निहोत्रीज जो होते हैं दे हैव टू डू अ रिचुअल, हर दिन उनको अग्नि में जो ऑब्लेशन देना है तो दूध का देना है। तो दूध के साथ दही कब आ गया, तो उसके ऊपर पूर्व मीमांसा में इतनी सारी विवेचना है। तो आप इमेजिन करिए कि पूर्व मीमांसा में तक नहीं आ रहा है कि घृत के साथ में हमको एनिमल फैट जो है वो हमको अग्नि को ऑब्लेशन में देना है। तो ये मैं किस काल की बात कर रही, यानी कि ऋग्वेद में किस काल का वर्णन हो रहा है। ये हमारे वैदिक काल का भी में भी सबसे नीचे वाला जो काल है उसमें भी का वर्णन नहीं है, वो कितने पहले का वर्णन है। इन राजाओं के बारे में क्या लिखा गया है? तो इन राजाओं के बारे में जो ये आरक्ष आए हैं तो वो उनके नाम के वजह से, ऋक्ष की वजह से, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अचानक तो ऋक्ष नहीं बोल देंगे, बट ही वॉज कैरिंग अ कल्चर बियर सेरेमोनियलिज्म का, यानी कि बेर की बलि देना। वो सेरेमनीज भी जो कि शुनकशेपक के आख्यान में आया, जो कि इंसानों को भी खड़ा किया गया, जैसे अब्राहम ने खड़ा किया था अपने बेटे को इंसानों की बलि में, तो पुरुष मृग की बलि हो रही ही थी उस समय भी, और उसमें भी इस सेरेमनीज की हो रही होगी। और ये जो सेरेमनीज हैं वो वहाँ तक पहुँची और काफ़ी समय तक रही। हमारे यहाँ वो ऑब्सोलीट हो गई, तो ऋक्ष से हम सप्तऋषि पे आ गए, यानी जो ऋक्ष कल्चर था उससे हम सप्तऋषि कल्चर में आए, एंड वी वर इवॉल्विंग बेटर। क्या होता है सप्तऋषि कल्चर? सप्तऋषि में जो 7 ऋषि हैं उनके जो गोत्र तो नहीं कहेंगे, उस समय ऋग्वेद में गोत्र नहीं आए थे, लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो लोग सब पढ़ने लिखने लगे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डीप जाने लगे, और जो बेयर सेरेमोनियलिज्म था वो भी न्यू ईयर के दिन जो हुआ करता था, दैट इज़ वर्नल इक्विनॉक्स के दिन, इन लोगों ने और नई अच्छी पद्धतियाँ निकाली, यूप निकाला, शंकु निकाले, और भी अच्छी पद्धतियाँ निकाल के एस्ट्रोनॉमी में और आगे बढ़ने लगे। इतने आगे बढ़ गए कि आप फर्स्ट मंडल के 164th मंत्र में जाएंगे, ऑल द मंत्रस यू विल फाइंड कि हीलियोसेंट्रिक जो अपना एस्ट्रोनॉमी है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऋग्वेद इटसेल्फ। हम जियोसेंट्रिक बोलते हैं, यानी कि अर्थ बीच में है, बाकी सब घूम रहा है। वो हीलियोसेंट्रिक यानी सन बीच में है और अर्थ ही आजू बाजू घूम रहा है, वो वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली बताया गया है इन ऋग्वेद इटसेल्फ। सो सप्त चक्र युंजते एक में ही, यानी कि 7 चक्र जो हैं वो एक ही रथ में युज किया गया है, यानी कि बांधा गया है। दैट मीन्स कि वो 7 घोड़े नहीं बांध रहे हैं, दैट आर द प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स जो हैं वो 7 चक्र जो हैं वो एक ही चक्र में जुड़ा हुआ है, एंड इवन सन इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज सेड इन ऋग्वेद। हाउ डू यू थिंक ये पता कैसे चला? टेलीस्कोप होते थे? नहीं, नेचुरल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज उन लोगों को और काम क्या था, एक जानवर मारा तो 4 दिन चल जाएगा, बट उसके बाद तो आसमान ही दिखता है उनको शाम के वक्त,
मतलब फ्री टाइम में पढ़ाई करी? फ्री टाइम में पढ़ाई करी, और इतनी पढ़ाई करी कि ऐसी उत्सुकताएं आई कि हिरण्यगर्भ को खोजने की, यानी कि आज हम बिग बैंग बोलते हैं, वो उस समय भी वो सोच रहे थे, खोज रहे थे कि हम यहाँ आए कैसे। इवन द चैरियट्स ना, लोग बोलते हैं कि उसमें तो रथ आ गए, तो अगर रथ आ गए तो इसका मतलब है कि इट इज़ हैपनिंग ओनली इन 1900 BC, इतना ही पुराना होगा ऋग्वेद, बट ऑल द रथस आर फ्लाइंग। जैसे हमारे पुष्पक विमान फ्लाई कर रहे हैं रामायण में, वैसे वहाँ पे रथस फ्लाई कर रहे हैं। बट दे वेर अगेन एंगेज्ड कि अगर वो उसमें फ्लाई होता हुआ देख रहे हैं तो फिर दे वेर ऑल्सो एंगेज इन मेकिंग रथा, दे वर ट्राइंग इट, and suddenly the whole Thar desert appeared and very prominently, and Saraswati moved. जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो नॉलेज बेस जो है वो बिल्कुल वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। प्रॉब्लम मतलब नेचुरल कैलामिटी हुई, कुछ बहुत डिफ़िकल्टीज आना शुरू हुई, बड़ा वॉल्केनो फटा, कुछ हुआ, कॉमेट, हाँ वॉल्केनो फटा तो पूरा का पूरा पृथ्वी में कोल्ड स्पेल आ गया, कुछ ऐसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि वो अचानक से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेस्ड अप हो जाती हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं अभी का ही ले लेते हैं कि सारे एरोनॉटिक इंजीनियर जो हैं एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं इन सम सेमिनार एंड समथिंग लाइक दैट, एंड ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे कुछ हुआ एंड दे ऑल डाई। नाउ हु विल क्रिएट अ प्लेन? सारे तो मर गए। सो दोज काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। व्हाई? बिकॉज उस समय इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी, द पॉपुलेशन वाज लेस, और अचानक से एक ग्रुप, यानी कि ये जो सप्तऋषि मैं कह रही हूँ कि 1 अगस्त्यस आर आफ्टर द स्टार अगस्त्यस, सो दे आर मूविंग ऑन ईच लैटिट्यूड एंड दे आर गोइंग टिल साउथ। वशिष्ठस जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ में ही रह रहे हैं। तो अगस्त्य के साथ में कहानी जुड़ गई, मिथ जुड़ गई, तमिल लैंग्वेज भी उन्होंने दी, वो पीछे आए, और ऐसे। वैसे जो दूसरे ऋषिज थे, अत्रीज थे, दे वर कंटिन्यूसली वॉचिंग ओनली ग्रहणास, यानी जो ग्रहण हो रहा था उसके ऊपर उन लोगों की विवेचना चल रही थी। अगस्त्य ऋषि की 2 सितारों के पीछे चल रही थी। इसी प्रकार से जो दूसरे थे उनके कुछ चल रहे थे, यानी कि 9th मंडल अगर सोम मंडल ले लें तो उसमें वाइन कल्चर जो है वो किस तरह से सोम प्लांट को यूज़ करके हम ऑब्लेशंस दे सकते हैं, तो वो ऑब्लेशंस दिए जा रहे थे। तो इस तरह से हर एक ऋषि का जो एक कल्चर है, वो ऋक्ष कल्चर के बाद में ये कल्चर एक डेवलप हुआ, और वो लोगों ने शुरू किया कि किस मंत्र के साथ में क्या एंजॉइन करें और क्या हम ऑब्लेशंस दें, उसके ऊपर उन लोगों की जो विवेचनाएं हैं वो चालू हो गई। और इतना इंटरेस्टिंग है, अगर ये जो मैं आज जो आपसे बात कर रही हूँ ये पोस्टेरिटी के लिए है कि जो बच्चे मेरे को सुनेंगे वो ज़रूर इसमें पढ़ें और उसको उस लेंस से देखना शुरू करें कि एक्चुअली वी आर रीडिंग हिस्ट्री। हम ऋग्वेद की पढ़ाई आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? यू जस्ट स्टार्ट विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, आप मंत्र को पढ़िए, आपको हिंदी तो पढ़नी आती है, देवनागरी पढ़नी आती है, तो कोशिश करिए उसको पढ़ने की। कुछ नहीं समझ में आएगा शुरू में, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से आपको मंत्र का कुछ समझ में आने लगेगा। कोई सजेशंस है, बुक सजेशन? H.H. विल्सन की आप पढ़िए ऑनलाइन में, आप पढ़ना शुरू करेंगे और आपको उसमें तथ्य जो है धीरे धीरे अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने खुद भी बुक्स लिखे? मैंने बुक्स नहीं लिखे हैं अभी तक, लेकिन रिसर्च पेपर्स हैं मेरे एकेडमिया में और रिसर्च गेट पे। एक मोटी सी बुक लिख दीजिए सीरियसली दो जी, मतलब विद ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि हाउ टू रीड ऋग्वेद एटलीस्ट। ये 30 साल की मेहनत है आपकी, जी, जो अब 2024 में एक पॉडकास्ट के फॉर्म में निकल के आ रही है। बिल्कुल। बट 700 से ज़्यादा पॉडकास्ट करे हैं मैम, आप जैसे गेस्ट साल में एक ही बार मिलते हैं। तो सीरियस, दिस इज 30 years ऑफ वर्क। हाँ, 30 years ऑफ वर्क। सॉरी मैं आपको इतना इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं। ये बहुत हैवी पॉडकास्ट बन चुका है ऑलरेडी जी। हमें इसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड भी रिकॉर्ड करना है जहाँ हम और भी ज़्यादा डीप जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस ने नीलेशो के पॉडकास्ट भी सुने। हाँ, तो वील बी एबल टू कैरी ऑन फ्रॉम देयर। Yeah, पर हाँ, हिंदी ऑडियंस के लिए ये एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। जी। तो हिंदी एपिसोड एक और बनाएंगे आने वाले समय में। Sure. आज के एपिसोड के लिए कुछ एंडिंग नोट है? एंडिंग नोट में मैं ये कहूँगी कि
वन शुड रीड एक्चुअली. पढ़ो यार बस कैसे भी करो, बस पढ़ो. हर दिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो. मैं 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ती हूँ टिल टू दिस डेट. और एक कंफर्ट जोन से मैं निकल के आई हूँ. मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं अर्थ आर्किटेक्चर पढ़ना चाह रही थी एंड मैंने उसको पढ़ने की कोशिश भी करी एंड देन आई फाइनली कंप्लीटली केम इनटू इंडोलॉजी और अपने इंडिक टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया. एंड आई टुक इनटू दिस इन माय माइंड कि मेरे को सारा पढ़ना है. मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ सकती बिकॉज कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स नहीं हो सकता. सो ऑल 14 विद्यास यू हैव टू नो. ABCD से लेकर Z तक आपको उसका मालूम होना चाहिए सो दैट यू कनेक्ट द डॉट ऑफ ईच टेक्स्ट टुगेदर. तो जैसे कि एंडिंग नोट में ये बोलूँगी, हमारे जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो समटाइम्स नीलेश ओक जी का और मेरे काम को बोलते हैं कि इतने एंटिक्विटीज़ में कुछ होता नहीं है, हाउ दे आर कमिंग अप विद दिस. इवन बाइबल इज़ लाइक 4,400 years ago और वहीं से शुरू हुआ था. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स से कि इसमें तो बस इतना ही कुछ बताया हुआ है. आई से कि प्लीज़ रीड एंड रीड विथ द हेल्प ऑफ न्यू रिसर्चर्स. सिर्फ रीड करने से भी नहीं होगा. हमारे वेद पाठशाला वाले हैं, हमारे मठों में हैं जो सब पढ़ रहे हैं, खूब रोज़ याद कर रहे हैं पढ़ने, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. लेकिन with the new context. Context क्या? All the new researchers which has the impression of that past which is present in all our text. मतलब यानी जो इम्प्रेशन हमको मिल रहे हैं, इवन जैसे स्वधिति का मैंने बताया हैंड एक्स. सो जो इम्प्रेशन हमको आर्कियोलॉजी में मिल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में मिल रहे हैं या दूसरे रिसर्चर्स में मिल रहे हैं, उन चीज़ों का इम्प्रेशन हमारे टेक्स्ट में है. उनको कोरिलेट करिए एंड फाइंड आउट द टाइमिंग. सिर्फ वेदों को याद करते रहने से और फिर उसको ये मान लेने से कि अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं था, हाउ कैन यू टॉक अबाउट ऋग्वेद, ये काम नहीं चलेगा अब इंडिया में. ये टाइमलाइन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं ताकि जब आप अगली बार आओगे हिंदी पॉडकास्ट के लिए इस टाइमलाइन को और भी ज़्यादा गहराई से ब्रेक डाउन कर पाएंगे. श्योर. इसमें जो टाइमलाइन है, मैंने जैसे पहले बताया, अगस्त को हमने एंकर रखा है. और जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वाला जो सेकंड लाइन है, हमने पहले तो किंग्स के बारे में बात कर ली एंड हाउ दे आर प्रेजेंट. ये जो अगस्त हैं, ये विंध्या को क्रॉस करते हैं, ऐसी करके कथा आई है. और ये कथा लगभग सारे पुराणों में है, रामायण में भी है, महाभारत में भी. तो ये कथा बड़ी सिंपल सी है कि शिव जी का जो विवाह हो रहा था, तो उस समय सारे जो असुर हैं वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए थे, यानी कि हिमालय पे पहुंच गए थे. और उसकी वजह से अचानक से ऐसा फील हुआ कि धरती जो है वो बहुत एक जगह बाहर आ गया. तो शिव जी कहते हैं कि अगस्त मुनि जी, आप थोड़ा साउथ की तरफ जाइए, दक्षिण की तरफ, और इन असुरों को भी लेकर जाइए. तो फिर ये जो भार जो आ गया है तो वो कम हो जाएगा. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जैसा मैंने, एक बेसिक है कि अंदर में एक कॉर्क बॉल है और ऊपर एक फुटबॉल है. अब ये जो कॉर्क बॉल है, दैट इज़ अवर अर्थ. तो वो तो वैसा का वैसे ही सन के आजू बाजू घूमेगा. लेकिन ये जो आपका पूरा जो सेलेस्टियल ग्लोब है जिसके ऊपर सितारे हैं सारे, यानी कि जो फुटबॉल है, इसके ऊपर के जो सितारे हैं वो ऐसे मूव होते हैं और ऐसे मूव होते हैं विद द प्रिसीशन. तो ये जो एक्चुअल प्रिसीशन हो रहा है, यानी कि जो अर्थ का जो एक्सिस है जिस पोल स्टार को देखता है, तो वो भी घूम रहा है. और उसके घूमने की वजह से ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर के जो सितारे हैं वो ऊपर नीचे दिखाई देते हैं. यानी अर्थ पे अगर कुरुक्षेत्र से एक समय पे अगस्त्य दिखाई दे रहा है, तो दूसरे समय पे वो विंध्या तक ही दिखाई देगा, यानी विंध्या के ऊपर नहीं दिखाई देते हैं. इट टेक्स 13,000 years कुरुक्षेत्र से यहाँ तक आने में भी, विंध्या तक आने में भी. एंड देन विंध्या से लेकर के नीचे तक जाने में भी उतने ही 1000 साल लग जाते हैं. यानी कि एक पूरे साइकिल का आधा साइकिल में अगस्त्य जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट पे दिखाई देंगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सिर्फ महेंद्रगिरी से दिखाई देंगे.
तो महेंद्रगिरी से दिखाई देने वाला उल्लेख जो है वो रामायण में है। तो टाइमलाइन में मैंने रामायण का एक दिखाया है कि अगस्त जो है 12,000 BC में महेंद्रगिरी पर्वत तक ही दिखाई देता था, उसके आगे अपने किसी भी लैटिट्यूड से नहीं दिखाई देता था। लेकिन विंध्या का जो क्रॉसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो दैट वाज हैपनिंग ओनली ड्यूरिंग 19,000 BC, यानी 19,000 साल पहले अगस्त जो है, जो कैनोपस स्टार है, वो विंध्या को क्रॉस कर रहा था। तो वो एक टाइमलाइन बन गई, यानी 12,000 BC महेंद्रगिरी, 19,000 BC विंध्या एंड 26,000 BC कुरुक्षेत्र छोड़ रहे हैं, जैमिनी ब्राह्मणा में आया। सो वी हैव अ होल हिस्ट्री ऑफ अगस्त्य। एटलीस्ट हम एक साइकिल अगस्त्य का हमको मालूम है कि 26,000 BC, जैसे आज की डेट में हमें कुरुक्षेत्र से दिखाई देता है, वैसे ही 26,000 BC में भी कुरुक्षेत्र से दिखाई दे रहे थे। ये ऑडियंस के लिए जानना ज़रूरी क्यों है? ऑडियंस के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो जैमिनी ब्राह्मणा है या फिर वाजसनेयी संहिता है, ये अभी नहीं लिखी गई है। डेटिंग टू अंडरस्टैंड वन्स टू ओन हिस्ट्री। अंडरस्टैंड द डेटिंग कि Okay. अभी नहीं लिखी गई है। रामायण अभी नहीं लिखी गई है, चैत्र महीने में ही वसंत हो रहा है, तो रामायण उसमें चैत्र महीने में शरद हो रहा है, तो इट इज़ 13,000 ईयर्स बैक। तो ये समझना ज़रूरी है कि एस्ट्रोनॉमी कैसे हमको कनेक्ट कर रही है विद द एंटिक्विटी टाइमलाइंस, टू नो द टाइमलाइन, टाइमलाइंस। टू नो द टाइमलाइंस। तो जैमिनी ब्राह्मणा हमारे टाइम पे नहीं लिखी गई, इट वॉज वे बैक लाइक 5,000 6,000 ईयर्स अगो, या फिर वे बैक 26,000 ईयर्स अगो, व्हेन उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त्य जो है वो अब कुरुक्षेत्र छोड़ करके अपने पितरों के साथ मिल रहे हैं। सो सदर्न कोर्सिंग इज़ ऑलवेज लाइक, जिस दिन सदर्न कोर्सिंग होती है, अभी भी सन की जो सदर्न कोर्सिंग होती है कर्क राशि से, जैसे ही ट्रोपे लेता है नीचे की तरफ में, तो दैट इज़ कॉल्ड पितरों की दिशा में जाना। साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, पितरों की दिशा में जाना सिंबॉलिक है। आप सोचिए कि वो पितृ क्यों मान रहे हैं। सो एच हैप्लो ग्रुप जाएंगे तो दे हैव इमर्ज फ्रॉम देयर ओनली। सो द इक्ष्वाकु किंग अशुमाती, जिनका मैंने नाम लिया, उनके जो प्रीस्ट थे वो अगस्त्य थे, अगस्त्य की फैमिली थी। अगस्त्य इज कम्प्लीटली रिलेटेड फ्रॉम सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो। सो हाउ कम दिस, लाइक द होल ऑफ द जीन पूल जो था वो पूरा का पूरा मूवमेंट वैदिक लैंड से बाहर भी था नीचे तक। और इसीलिए ब्राह्मणाओं में अपार्ट फ्रॉम द रिवर्स ऑफ ऋग्वेद वी फाइंड अदर रिवर्स मेंशन ऑल्सो। वो ऋग्वेद में नहीं मिल रहा है, लेकिन ऋग्वेद के लोग नीचे के लोग को नहीं जानते, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सो द टाइम लाइन गिव्स अस कि पीपल वर हाईली मूविंग एंड वो रिकॉर्ड कर रहे थे जगह, लैटिट्यूड्स भी रिकॉर्ड कर रहे थे, कहाँ से कौन सा स्टार दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सूर्य सिद्धांत में इतना इजीली वो कह पाए कि आर्मिलरी जब बना रहे हैं तो यू पुट द अगस्त इन द सदर्न हेमिस्फीयर के टिप पे एंड पुट अभिजीत इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टिप पे। एंड दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उसमें डिक्लिनेशन अगस्त का आया 80 डिग्री का। दैट इज़ नॉट हैपनिंग ड्यूरिंग आवर टाइम्स, दैट वाज हैपनिंग एग्जैक्टली जो पोल स्टार, लास्ट पोल स्टार कंडीशन थी, उसमें जब वॉयजर सिमुलेशन से मैंने और नीलेश जी ने देखा तो इट वाज हैपनिंग 38,000 BC के आसपास। सो इवन दैट एविडेंस इज प्रेजेंट इन सूर्य सिद्धांत। मतलब इतना ओल्ड। आप इमेजिन करिए ना कि अगर अभी हम लोग बैठे हैं 500 CE में बैठे हैं, चलिए उस समय बैठे हम आकाश में देख रहे हैं, तो मैं जब आर्मिलरी कुछ बना रही हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कि भाई ऊपर पोलारिस रखो, नीचे तो कोई स्टार ही नहीं है, मत रखो। मैं तो ऐसे ही श्लोक बनाऊँगी। तो उसमें अगस्त और अभिजीत कहाँ से आए? तो अगस्त अभिजीत इसलिए आए क्योंकि उस समय में अगस्त एंड अभिजीत वे पोल स्टार्स, एंड आर्मिलरी में नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में उसको रखने की बात हो रही है। सो दिस इज़ द एविडेंस अपार्ट फ्रॉम, दिस इज़ द एडेंडम, एक एक्स्ट्रा एविडेंस है। द पेपर वी प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंटेड इन ऑक्सफोर्ड, तो उसमें हमने 3 एविडेंस के ऊपर काम किया था। ये चौथा एविडेंस आर्मिलरी सेक्शन का है। एंड 5वां एविडेंस मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि सूर्य सिद्धांत इज द ओनली टेक्स्ट वेयर कुरुक्षेत्र इज नॉट मैंशनड, दे मैंशन रोहतक। सो इवन दिस इज अ अर्लियर मेमोरी कि
एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब 80 डिग्री आपका डिक्लिनेशन रहेगा तो वो कुरुक्षेत्र भी नहीं पहुंच पाता, 28 डिग्री तक ही दिखाई देता है। एंड रोहतक इज़ एग्जैक्टली बिलो कुरुक्षेत्र, और उसका जो लैटिट्यूड आज आप चेक करेंगे तो दैट इज़ अराउंड 28 एंड कुरुक्षेत्र इज़ 29 पॉइंट समथिंग। सो 30 डिग्री तक का देखने का जो क्राइटेरिया वो 78 उसका डिक्लिनेशन होने की वजह से आया, और 80 डिग्री पे जब डिक्लिनेशन उसका रहेगा अगस्त्य का, देन इट कैन बी सीन ओनली टिल रोहतक। So this memory is also there in Surya Siddhanta. Surya Siddhanta has so many different memories. People have not read Surya Siddhanta also. क्या है सूर्य सिद्धांत? Surya Siddhanta is a book written by Mayasur. सूर्य देव ने मयासुर को ये किताब दी थी। किताब इन द सेंस कि जो श्लोक है वो दिए थे, और उन्होंने कहा था कि समय में कुछ भेद आ गया है, उसकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। दैट मीन्स कि ये उससे भी पुराना है, यानी 38,000 BC जो मैं उसमें आपको एक एविडेंस बता रही हूँ उससे भी पुराना है। एंड दिस पैरेलल टेक्स्ट एंड पैरेलल संस्कृत वाज गोइंग ऑन विद द छंदोभाषा। ऐसा नहीं कि पाणिनि ने ग्रामर लिखा तभी संस्कृत उद्भूत हुई, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही संस्कृत चली आ रही थी, और पाणिनि जी ने तो बस रूल फॉर्मुलेट किए, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रूल्स फॉर्मुलेट किए ग्रामर के, संस्कृत ग्रामर के, लेकिन उसके बहुत पहले से ही ये संस्कृत चली आ रही थी। तो व्हेन पीपल से ना कि रामायण जो है वो तो हाल फिलहाल में लिखी होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू काइंड ऑफ संस्कृत, तो ये तो इतनी पुरानी हो नहीं सकती। बट व्हेन यू गो डीपर एंड डीपर इट इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उसमें सारे जो एविडेंस है वो 12,000 BC के ही हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में पूछा था, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत। तो रफली ऋग्वेद की शुरुआत शायद 2 लाख साल से ज़्यादा से हुई है। रामायण 12,000 BC के आसपास, बिल्कुल जी। और महाभारत 5561 BC। एग्जैक्टली जी। ओके। उसके बीच में ब्राह्मणों के आते हैं, उसके बीच में महाभारत के अंदर भी बहुत सारे मेमोरीज हैं जो कि 5561 से बहुत पुराने हैं, और सारे स्टोरीज के फॉर्म में। लाइक जो मिथ है ना, मिथक कह देते हैं हम लोग कि ये मिथक है, यानी कि इसके कुछ सिर पैर नहीं है। जैसे अगस्त की जो स्टोरी है उसमें भी क्या हो सकता है, तो केडी अभ्यंकर जी का आप पेपर देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि शायद एक कोई सदर्न सेज जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ से एक सितारा जो है उनको दिखाई दिया, तो फिर उन्होंने उसका नाम इस तरह से रख दिया। लेकिन किसी भी कहानी में 2 अगस्त की बात नहीं हो रही है। सो केडी अभ्यंकर जी का पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 अगस्त आ जाते हैं, यानी कि एक फिजिकल अगस्त है, दूसरा स्टार अगस्त है, यानी कैनोपस। लेकिन कोई भी स्टोरी में ये नहीं है। सो दैट वाज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई फिजिकल अगस्त की बात नहीं हो रही है, दिस इज़ द स्टार कैनोपस अगस्त की बात हो रही है। सिमिलरली इन ऋग्वेद व्हेन इट इज़ जब ये कहा जा रहा है कि दोनों का जन्म हो रहा है वशिष्ठ और अगस्त्य का, तो वो एक क्लान तो है, यानी फिजिकल फॉर्म में क्लान्स तो हैं, अगस्त्य की क्लान है, वशिष्ठ की क्लान है, लेकिन जो उर्वशी जो जन्म दे रही हैं इन दो लोगों को, और जब वो कह रहे हैं कि अब अगस्त्य जो है वो दिखाई दे रहा है, नाउ ही इज़ विजिबल, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो स्टार कैनोपस है। सो इवन दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड इन आवर मिथ्स कि हम कौन सा स्टार की बात कर रहे हैं या फिजिकल मुनि की बात कर रहे हैं। तो पहला तो वो आप डिसाइड करने में ही आपको इतने साल लग जाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। बेसिकली ऋग्वेद की पढ़ाई अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड ह्यूमैनिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप सपोजिंगली मैं बोलूँ कि मैनी पीपल मे गेट ऑफेंडेड, बट यम एंड यमी का डायलॉग है। सो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कब हो रहे हैं वी डोंट नो, बट हो रहे हैं। इट इज़ एंट्वाइंड, मतलब गुथा हुआ है। कैसे गुथा हुआ है कि फिजिकल नदियाँ थी, ट्विन रिवर थी यमुना। यमुना शब्द का मतलब है ट्विन, लेकिन यमुना नदी तो आपको अभी एक ही दिखती है। तो संस्कृत शब्द जब किसी चीज़ को दिया गया, जैसे दृशद्वती दे दिया गया, तो दैट मीन्स स्टोनी रिवर है, तो यमुना नाम दिया। तो वो 2 नदी कहाँ है, ये
क्या किसी भी भारतीय के दिमाग में ये बात आएगी? यमुना का मतलब है कि यम एंड यमी ट्विन होने चाहिए, वो है नहीं। तो जब आप पैलियोलिथिक उसमें जाएंगे रिसर्चर्स में, जैसे सिन्हा जी का था और इनका जिनका नाम लिया था नीलेश जी ने पहले, तो आप पाएंगे कि यमुना जो है वो तो पहले इधर फ्लो होती थी, बाद में वो गंगा के साथ जुड़ गई, लेकिन जब जुड़ी तो जुड़ने के पहले यहाँ पे वो ट्विन रिवर थी। सो Y1 Y2 चैनल इज देयर, एंड उसमें भी वो जो चैनल Y1 Y2 है, दैट मेक्स अ आइलैंड, अ ह्यूज आइलैंड वेयर ब्रह्मावर्ता वाज। सो ये जो ट्विन रिवर है, ये नाम ही यम यमी क्यों पड़ा? जेमिनाई वो क्यों है? जमुना, हाँ। यमुना। सो Oh my God. यम एंड यमिनी जो शब्द है वो जब ऋग्वेद में आया, तो ऋग्वेद में आया कि यम की डेथ हो गई है। यम की डेथ हो गई अगर है, तो दैट मीन्स दैट रिवर हैज गॉन अवे, नाउ ओनली वन रिमेन्स, यमुना, द फीमेल वन। सो दैट मेमोरी इज ऑल्सो देयर इन ऋग्वेद। सो अब अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंट रिसर्च, you will find it was happening only 50,000 years ago. So this is something very fantastic, and it always gives me a goosebump that अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? आपसे बात करके पता चला कि आपके अंदर शायद 20 पॉडकास्ट छिपे हुए हैं। पर मैम, यही था आज का एपिसोड हिंदी में। एक और एपिसोड रिकॉर्ड करना है आपके साथ। एक एंडिंग नोट है मेरी तरफ से ऑडियंस के लिए। मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि इस वाले एपिसोड का सीक्वल हम नीलेश सर के साथ बनाएंगे, और उस एपिसोड का सीक्वल फिर से आपके साथ बनाएंगे। आई नो कि ये एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट एपिसोड है, बट ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट्स है, और अगर हमें इतिहास को और गहराई से जानना, पहले एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स, संस्कृत के बेसिक्स को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैम लौट कर आइए TRS हिंदी पर। हिंदी ऑडियंस को बहुत कुछ जानना है भारत के बारे में। श्योर। तो दोस्तों, ज़बरदस्त एपिसोड था ना। आई जेन्यूनली फील कि ये मेरा पॉडकास्ट ऑफ द ईयर था इन मैनी वेज। 2024 में बहुत सारे पावरफुल एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, अपलोड करे हैं, पर ऐसा पावरफुल एपिसोड अब तक भारतीय इंटरनेट पर अपलोड हुआ ही नहीं है। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ये वाला एपिसोड शेयर करें, और मेरे साथ मिलकर भारतीय इतिहास को और गहराई से जानें। रूपा भाटी मैम लौट कर आएंगी TRS पर। बट until next time, guys, from Ranveer and the team, see you. Lots of love. Jai Hind.